हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग हमारी सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। क्या पढ़ा था? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। और पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन पिछले या फिर बहुत प्राचीन समय से बोल सकते हैं या फिर बहुत पहले से ही इनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पारंपरिक स्रोत। और पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं? कोयला, कोयले के पश्चात वृहत स्तरीय जल विद्युत परियोजना, और इसके पश्चात क्या देखते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ से निर्मित ऊर्जा। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं? लकड़ी, यानी कि जलाऊ लकड़ी के माध्यम से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका हाल ही के वर्षों में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हाल ही के वर्षों में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है, इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स बोलते हैं, एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, के पश्चात भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, लघुपन बिजली परियोजना, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। आज हम इसी लेक्चर में इन ऊर्जा स्रोतों की स्थिति देखेंगे कि प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स से कितनी ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जा रहा है, कौन कौन से सेंटर है। ठीक है, क्योंकि भारत ने पंचामृत एक मिशन चालू किया, यानी कि 2030 तक के हम लोग अपनी ऊर्जा आपूर्ति का 50% हम लोग अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेंगे। कितना? 50% हम लोग, या फिर 500 गीगावाट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और ये हमारा सतत लक्ष्य भी है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की स्थापना पर अधिक बल दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा नीति लाई गई थी। कब? नवीकरणीय ऊर्जा नीति लाई गई थी कब? 2022 में। ठीक है, तो ये आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? 2021, 22, 23, 24। तो आपको सही आंसर लगाना है क्या? 2022 में लाई गई थी। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? विंड एनर्जी। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा से कैसे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सबसे पहले तो गतिशील वायु के कारण। किस कारण? गतिशील वायु के कारण निर्मित ऊर्जा। गतिशील वायु से निर्मित ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आपने देखा होगा एक ऐसा एक पवन चक्की होती है। ठीक है, इन पवन चक्कियों में जैसे ये गतिशील होती हैं चक्कियां, इसके माध्यम से यहाँ पे एक टरबाइन लगा होता है या फिर एक जनरेटर लगा होता है। ये जनरेटर ही यहाँ पर बैटरी में ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित करता है। ठीक है, अब पवन ऊर्जा भी दो प्रकार से निर्मित होती है। एक होती अपतटीय पवन ऊर्जा, यानी कि समुद्री क्षेत्रों में स्थापित संयंत्रों के माध्यम से निर्मित ऊर्जा, और एक होती क्या? भूस्थलीय क्षेत्र में स्थापित पवन चक्की। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे दो प्रकार के। और मध्य प्रदेश में आपको क्या मिलेगा? और एक प्रकार का होता है टी पवन ऊर्जा, ट्री ट्री विंड एनर्जी। ठीक है, टी ट्री विंड एनर्जी। और ये कंसेप्ट कहाँ पर चलता है? फ्रांस में चलता है, वहाँ के वृक्षों में। ठीक है, वहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल वृक्ष बनाए जाते हैं या फिर पौधे बनाए जाते हैं जो पवनों को क्या करते हैं? जब वो वायु के माध्यम से उनमें एनर्जी जनरेट होती है। जैसे ही विंड या पवन चलती है तो पत्ते हिलने लगते हैं। जब हिलने लगते हैं तो उनमें क्या क्या स्थापित, यानी क्या बनता है? उससे एनर्जी का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ट्री विंड एनर्जी कंसेप्ट कहाँ पर चलता है? फ्रांस में चलता है। आईएमपी फैक्ट है, कभी पूछ लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जनरल नॉलेज के लिए तो काफी अच्छी चीज है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रदेश में कितना उत्पादन हो रहा है पवन ऊर्जा का और कितनी हमारी क्षमता है। देखिए, विंड एनर्जी सबसे पहले तो प्रदेश में कितनी इसकी क्षमता है? तो 11 गीगावाट। कितना है? 11 गीगावाट, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग 11,000 मेगावाट बोल सकते हैं। ठीक है, कितना? 11,000 मेगावाट। अब देखिए प्रदेश में वर्तमान में कितना इसका उत्पादन हो रहा है। तो वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है?
2840 मेगावाट, 2840 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। या फिर नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके अनुसार 2844 मेगावाट, कितना, 2844 मेगावाट। देखिए हम लोग ने सारा कुछ डेटा, भारत सरकार का एक मंत्रालय है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यहीं से हम लोग ने सारा कुछ डेटा उठाया। और साथ ही मध्य प्रदेश शासन की एक मैगजीन आती है प्रदेश टुडे, ठीक है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं जनसंपर्क मंत्रालय में पत्रिका छपती है, ठीक है, संदेश नाम से, वहां से डेटा लिया गया है। ठीक है, दो जगह से डेटा को रीचेक करने के पश्चात आपके लिए डेटा लाया गया है, तो आप बिल्कुल एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं। और यही डेटा आपके एग्जाम पर्पज से आईएमपी है। ठीक है, कितना उत्पादन हो रहा है, 2844 मेगावाट। ठीक है, और प्रदेश में कितनी क्षमता है, 11,000 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे केंद्र स्थापित है पवन ऊर्जा के लिए, सबसे पहले तो जाम गोदरानी। ठीक है, क्या, जाम गोदरानी, बहुत ही सबसे पहला और सबसे अधिक एनर्जी उत्पादन करने वाला है। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, देवास में है, कहाँ, देवास में। इसके पश्चात मामटखेड़ा, मामटखेड़ा कहाँ पर है, रतलाम में है, ये भी आईएमपी है, क्या, मामटखेड़ा। इसके पश्चात शाजापुर, शाजापुर में भी संयंत्र स्थापित है पवन पवन ऊर्जा के लिए। इसके पश्चात मंदसौर, मंदसौर, और मंदसौर के पश्चात आप अन्य में लिख लीजिए, क्या, इंदौर, इंदौर के पश्चात उज्जैन, और भोपाल में भी अल्प मात्रा में विंड एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गई क्या, हमारी पवन ऊर्जा। आपको कितनी क्षमता याद रखना और करंट में कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, पवन, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापी मतलब सन विकिरण या सन रेडिएशन से जो हमें ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। इसकी दो सिद्धांतों के माध्यम से हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते थे। सबसे पहले क्या था, फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, इसमें क्या था, सिलिकॉन के वेपर्स लगे होते थे, और इन सिलिकॉन वेपर्स के माध्यम से ही हम लोग क्या करते थे, सन एनर्जी यानी कि सूर्य ताप को किसमें, ऊर्जा में कन्वर्ट करते थे, किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते थे। और दूसरा सिद्धांत क्या, सौर तापी ऊर्जा, कि हम लोग डायरेक्ट इसे जल को गर्म करके टरबाइन में, जल को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करने के पश्चात टरबाइन में घुमा करके हम लोग किसका उत्पादन करते थे, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो ये दो प्रमुख सिद्धांत है किससे, सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित। देखिए, अब देखेंगे मध्य प्रदेश में कितनी इसकी क्षमता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 61 गीगावाट की क्षमता है। कितनी, 61 गीगावाट, या फिर इसको बोल सकते हैं 61,000 मेगावाट की क्षमता है प्रदेश में। ठीक है, और वर्तमान में स्थापित संयंत्र कितने हैं, संयंत्र, संयंत्र की क्षमता कितनी है, तो बहुत ही आईएमपी डेटा है, आप याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3995 मेगावाट हम लोग ने इतनी क्षमता के संयंत्रों को स्थापित कर चुका है, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है हमारे यहाँ पर, बहुत ही आईएमपी, उत्पादन कितना हो रहा है, 2840 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। कितना, 2840 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। और हम लोग देश में किस स्थान पर है, सन एनर्जी के प्रोडक्शन में, तो 8वें स्थान पर। कौन से, 8वें स्थान पर है। वहीं हम लोग विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में कौन से स्थान पर है देश में, 7वें स्थान पर है। कौन से, 7वें स्थान पर। मैंने आपको जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे या फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत में आपको मैंने बताया था कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन सा राज्य दूसरा स्थान पर है, किस एनर्जी में। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, या फिर वो लेक्चर आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 3 में है वो, अच्छी सी प्लेलिस्ट बनी है, आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा सोलर एनर्जी। अब इसके पश्चात अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से संयंत्र स्थापित है प्रदेश में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सा होगा, आपने सुना होगा शाजापुर। ठीक है, क्या, शाजापुर, शाजापुर, गणेशपुर। ठीक है, राजगढ़, गणेशपुर, यहाँ पे सबसे पहला सोलर एनर्जी सेंटर स्थापित था। ठीक है, इसके पश्चात आपने सुना होगा कस्तूरबा ग्राम। कौन सा, कस्तूरबा ग्राम,
इंदौर। ठीक, ये ऐसे स्थापित संयंत्र। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्या, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, गुड़ रीवा में है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसकी क्षमता कितनी है, 750 मेगावाट है। ठीक, इसके पश्चात सुवासरा कहाँ पर है, सुवासरा सोलर एनर्जी सेंटर मंदसौर में है। कहाँ पर, मंदसौर में, और इसकी क्षमता कितनी है, 250 मेगावाट की है। इसके पश्चात नीमच में एक क्या है, वेल्सपन सेंटर है। कहाँ, वेल्सपन सेंटर, इसकी क्षमता कितनी है, 151 मेगावाट है। इसके पश्चात फ्लोटिंग सोलर एनर्जी सेंटर, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी सेंटर कहाँ पर है, ओमकारेश्वर में है, और इसकी क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है। ठीक है, इसके पश्चात राजगढ़ में, राजगढ़ में क्या है, टाटा पावर सोलर सिस्टम, टाटा पावर सोलर सिस्टम। इसकी क्षमता किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, पूछ सकते हो टाटा पावर सोलर सिस्टम कहाँ पर स्थापित, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा क्या, राजगढ़। फिर क्या है, आगर ताजापुर नीमच सेंटर, आगर ताजापुर नीमच सेंटर कहाँ पर है, ये तीनों जिले में है, और इसकी क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट की। कितनी, 1500 मेगावाट। इसके पश्चात प्रस्तावित कौन कौन से सेंटर है या संयंत्र है, प्रस्तावित संयंत्र, सबसे पहले मुरैना, मुरैना के बहरारा मंदिर के आसपास में। ठीक है, मुरैना, कितना इसकी क्षमता, 1400 मेगावाट है। कितनी, 1400 मेगावाट। इसके पश्चात छतरपुर, छतरपुर में कितनी क्षमता प्रस्तावित है, 950 मेगावाट की। ठीक है, और केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना में जैसे वहां जल से, कितनी जल से 103 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, वही सोलर एनर्जी से 27 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा, सन एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा, सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। तो ये होगा क्या, हमारे आईएमपी। ठीक है, आईएमपी सेंटर आपको ये याद रखना ही है, क्योंकि यहाँ से देखिए प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ सकता है कि मुरैना में प्रस्तावित सोलर एनर्जी सेंटर की कितनी क्षमता है, 1300, 1400, 1500, 1600। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1400 मेगावाट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ से आपको प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि ये हम लोग जो जलवायु परिवर्तन चल रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा कि केरल में अत्यधिक बाढ़ आई, जबकि वहां पे बाढ़ नहीं आती। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग गैर जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन के लिए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि जीवाश्म ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है, प्रमुख कारण माना जाता है किसका, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, इन सब चीज को उत्पादन करते हैं। इससे हमारा क्या, टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है, उसी से ही जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग उसी विकल्प के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। ठीक है, बायोमास का अर्थ क्या होता है कि आप अपशिष्ट और गैर अपशिष्ट पदार्थों से किसका उत्पादन कर रहे हैं, ऊर्जा को उत्पादन कर रहे हैं, किसका, बायोमास एनर्जी। ठीक है, अपशिष्ट या गैर अपशिष्ट पदार्थों से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं खाद्य और गैर खाद्य पदार्थों से। ठीक है, इन पदार्थों से जब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायोमास एनर्जी। और इसकी क्षमता कितनी है प्रदेश में, 1642 मेगावाट की क्षमता है, और उत्पादन कितना किया जा रहा है, 135 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। कितना, 135 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। कहीं कहीं आपको 95 मिलेगा, 95 गलत है, 135 नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के हिसाब से सही है, क्योंकि प्राइवेट पब्लिकेशन में 95 मेगावाट दिया हुआ है। ठीक है, और इसके सेंटर्स कौन कौन से हैं, राजगढ़, धार, बड़वानी, गुना, नरसिंहपुर, रतलाम, बालाघाट, देवास, उज्जैन और भोपाल। ठीक है, ये क्या है, बायोमास एनर्जी के प्रमुख सेंटर है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे बायोमास एनर्जी होती क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कचरे से ऊर्जा का उत्पादन। जो हम लोग कचरा निकलता है हमारे घरों से, ठीक है,
उससे कितना उत्पादन किया जा रहा है एनर्जी का। तो डायरेक्ट डेटा याद रख लीजिए आप, 15.40 मेगावाट, यानी कि 16 मेगावाट बोल सकते हैं, या फिर 15 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन की जा रही है। किसके माध्यम से? कचरा के माध्यम से। आपने सुना होगा आप। और इसका संयंत्र कहाँ पर है? इंदौर में देखने को मिलेगा और भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंदौर और भोपाल में प्रमुख ऐसे संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनके द्वारा कचरे का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब और एक है लघु पनबिजली परियोजना। लघु पनबिजली परियोजना, आप इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होगी। 25 मेगावाट से यदि कम एनर्जी का उत्पादन हो रहा है तो वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 25 मेगावाट से कम एनर्जी का उत्पादन कर रहा है कोई संयंत्र, तो वह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लघु पनबिजली परियोजना। और प्रदेश में संभावना कितनी है इसकी? तो 820 मेगावाट की क्या है इसकी क्षमता है, यह संभावना है। लेकिन उत्पादन वर्तमान में कितना हो रहा है? 124 मेगावाट का हो रहा है। कितना? 124 मेगावाट का हो रहा है। ये हो गई क्या हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अब इसमें और एक आपको चीज याद रखने की, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, क्या? परमाणु ऊर्जा, इसका भी उपयोग हाल ही के वर्षों में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, कितने प्रकार से करते हैं आप? सबसे पहले नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो अभी वर्तमान में नाभिकीय विखंडन के द्वारा किया जा रहा है। नाभिकीय संलयन पे रिसर्च चल रहा है, और इसका जो इन्वेंशन है चाइना द्वारा कर लिया गया, वो नाभिकीय संलयन विधि से इसका निर्माण करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है, बहुत करेंट का डेटा है, चीन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया गया है। सबसे पहले तो आपने सुना होगा चुटका ग्राम। चुटका ग्राम कहाँ पर है? मंडला में है। कहाँ पर? मंडला में। और इसकी क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। कितनी है इसकी क्षमता? 1400 मेगावाट। इसके पश्चात आपने सुना होगा क्या? भीमपुर ग्राम। भीमपुर गांव, ये कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ये क्या है? प्रस्तावित है। और यहाँ पर कितनी मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा? 2300 मेगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो सेंटर है हमारे यहाँ, ये प्रस्तावित है। चुटका ग्राम शायद निर्माणाधीन चल रहा है अभी। कहाँ पर है? मंडला में। इसकी क्षमता कितनी? 1400 मेगावाट। जबकि भीमपुर ग्राम शिवपुरी में इसकी क्षमता कितनी है? 2300 मेगावाट है। ठीक है, आई होप आपको ये डेटा याद हुआ होगा। यदि याद नहीं हो रहा तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो हर टॉपिक वाइज के आधार पर नोट्स है वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं प्रदेश सरकार द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही। ठीक है, ये भी आईएमपी, क्योंकि यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना, इसके माध्यम से क्या है? आपको सोलर सेल वितरित किए जाते हैं। यदि किसी ग्राम में जो हमारी मेन लाइन होती वो नहीं पहुंच पा रही, तो वहां पे सरकार के द्वारा छोटे छोटे सोलर एनर्जी प्रत्येक घर में क्या प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, ताकि उस गांव में क्या हो सके? बिजली पहुंच सके। ठीक है, तो क्या है? ग्राम विद्युतीकरण योजना। इसके पश्चात एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम। क्या? एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम। इसके पश्चात सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम। सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम। ठीक है, फोटोवोल्टिक। इसके पश्चात राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसके पश्चात सौर ग्राम जल संचय। सौर ग्राम जल संचय। फिर ऊर्जा संरक्षण योजना। ठीक है, गो संवर्धन से स्वावलंबन योजना। गो संवर्धन से स्वावलंबन योजना।
ठीक है। गो संवर्धन से स्वावलंबन योजना, सोलर कुकर योजना, ठीक है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, ऊर्जा पार्क की स्थापना, ऊर्जा पार्क परियोजना, एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति, एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, ठीक है। एनर्जी कॉरिडोर, कितना 2100 करोड़ रुपए का एनर्जी कॉरिडोर प्रस्तावित है, ठीक है। सोलर पंप वितरण कार्यक्रम, ठीक। ऊर्जा साक्षरता अभियान, ऊर्जा साक्षरता अभियान जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊषा, ठीक। और सांची देश की पहली सोलर सिटी बनाई गई है, सांची देश की पहली सोलर सिटी, ठीक है। ये क्या है, हमारे द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या फिर उनके लिए विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ से प्रीलिम्स में देखिए आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो इनकी क्षमता पे या फिर इनके संयंत्र केंद्रों पर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। देखिए मेरा उद्देश्य है कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराना, ना कि मैं लंबी क्लास लूँ और लंबी क्लास लेने में मैं आपको आपका टाइम वेस्ट करूँ। केवल मैं आपको पढ़ाता हूँ और पढ़ाना ही मेरा धर्म है और कर्तव्य है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। इसके पश्चात जो हमारा लेक्चर आएगा वो मध्य प्रदेश ज्योग्राफी का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा। क्या है दूसरा टॉपिक? जो भी हो उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखिए ऐसे ही सारे करंट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है आपके यूनिट 5 में, क्या मध्य प्रदेश के सुशासन, वो भी मैं कल परसों में आपके लिए लेक्चर ला दूंगा और उसका समस्त डेटा आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की से लिया गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस।